नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। मैथमेटिक्स के वीडियोस का ये चैनल है और मैथमेटिक्स के नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए इसे बनाया गया है। आप सभी के सहयोग से हम इसमें कामयाब भी हुए हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सर्किल हम पढ़ रहे थे, एक वीडियो सीरीज़ मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने 8 लेसन पहले कर लिए थे। आज के वीडियो में हम करेंगे इसका 9वां लेसन और हम इसमें देखेंगे कि सर्किल के अन्य क्या गुण होते हैं। वो गुण इसमें आज हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन करने के लिए, जब आप सर्किल के क्वेश्चन करते हो तो आपके उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, इन गुणों को यदि आपने समझ लिया तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, फटाफट आप इनके सर्किल के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, बड़ी स्क्रीन पे देखिए और समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्किल के जो पहले के 8 वीडियोस थे, 8 लेसन थे, उनमें हमने सर्किल के बारे में शुरू से लेकर के सब कुछ पढ़ा। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हुए तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सर्किल के बारे में बिल्कुल ईजिली हो। और उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख लिए होंगे। वीडियो देख लिए तो अभी शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सर्किल के गुणों के बारे में। अब देखिए, सबसे पहला जो हम सर्किल के गुण देख रहे हैं उसमें हम पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या पढ़ते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए, वैसे तो ये चतुर्भुज है तो इसमें चतुर्भुज के सारे गुण लगेंगे। अब ये इसको हम सर्किल में क्यों पढ़ रहे हैं? सर्किल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है, साइक्लिक का मतलब क्या? चक्रीय। क्योंकि ये जो चतुर्भुज होता है ये एक वृत्त के अंदर बना हुआ होता है, तो इसीलिए हम इसे वृत्त के अंदर पढ़ते हैं। चतुर्भुज के अंदर भी आप इसे पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो कहीं भी पढ़ो, बात वही है। क्या होता है ये देखते हैं। ये मैंने बनाया एक सर्किल और एक मैंने बनाया इसके अंदर एक चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष, वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो। वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष क्या हो? वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वो क्या कहलाता है? आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे हैं। अब ये एक चतुर्भुज है तो इसमें चतुर्भुज के सारे नियम तो लगेंगे ही कि चारों कोणों का योग 360 होता है और बाकी सब। ये वृत्त के अंदर है तो वृत्त के सारे भी नियम इसमें लगेंगे। मेन जो नियम आपको ध्यान रखना वो ये ध्यान में रखना है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण, कौन से कोण? आमने सामने के कोण, या इसे हम सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सम्मुख कोण। यानी आमने सामने के सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। अब संपूरक का मतलब क्या होता है? संपूरक का मतलब होता है जिनका योग 180 डिग्री हो। क्या हो? योग 180 डिग्री हो। ठीक है, कैसे? देखिए, यहाँ पर 4 कोण हैं, इन चारों कोणों को मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे आमने सामने के कोण क्या होंगे? सम्मुख कोण क्या होंगे? ए और डी। ये आमने सामने के कोण है, तो यहाँ पर जो सम्मुख कोण है ए और डी, तो कोण ए और डी का जो योग है वो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से आमने सामने के कोण ये हैं बी और सी, तो यहाँ पर कोण बी और कोण सी, इसका जो योग है वो भी हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है हर तरह के चक्रीय चतुर्भुज में। यानी चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी अभिमुख कोण जो होंगे या सम्मुख कोण जो होंगे वो क्या होंगे? संपूरक होंगे, यानी उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त का ही ये पहला गुण है। फिर बात करते हैं दूसरे में देखिए, हम पढ़ते हैं वृत्त के अंदर ये एक क्या बनाया हमने? वृत्त बनाया। ठीक है, ये क्या बनाया? वृत्त बनाया। अब इस वृत्त में देखिए, ये केंद्र है, ये केंद्र मैंने बनाई और कोई भी एक मैंने जीवा खींच दी। ये मैंने क्या खींची? जीवा।
अब मैं क्या करूँगा, इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डालूंगा। क्या डालूंगा? लंब, यानी कि 90 डिग्री बनाती हुई एक रेखा खींचूंगा। मैंने यहाँ से इस पर 90 डिग्री बनाती हुई रेखा खींची, तो ये रेखा जो है वो जीवा को क्या कर रही है, इस बिंदु पर दो भागों में बांट रही है। ठीक है, तो ये दोनों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा, इसको यहाँ से मिला दूंगा, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि हमने लंब डाला है। और ये दो समकोण त्रिभुज बनेंगे और इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय पूरी लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी इसको मैं अगर लिखूं तो मैं यूँ लिखूंगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब लंब क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल पे जो भी हम रेखा खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। जीवा को क्या करता है? दो भागों में बांटता है। ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पर अगर मैं पूरी जीवा का नाम ए बी लूँ और बीच वाले बिंदु को डी लूँ, ओ डी, तो ओ डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंब, और ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ए डी और डी बी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये लंब यहाँ डाला है, ये किसी भी एंगल में डाल सकता है। सपोज यहाँ पर अगर कोई जीवा हो और यहाँ से यहाँ पर भी लंब डाल सकता है, तो ये भी क्या होगा? इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। इस तरह से आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट गुण की। अगला जो गुण है वो वृत्त में ही है। देखते हैं हम, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। अब हम क्या करते हैं, परिधि पे कोई भी दो बिंदु लेते हैं या कोई भी एक चाप लेते हैं परिधि का, ए और बी, ये है केंद्र ओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोण बनाते हैं, ए से ओ और ओ से बी, यहाँ पर ये वाला कोण। ठीक है, और इसके साथ ही हम देखो ये जो चाप है, इस चाप ने एक कोण तो यहाँ बना दिया केंद्र पे, और इसी चाप ने यदि एक कोण कहीं और बनाया, सपोज यहाँ इस बिंदु पर एक कोण और बनाया, ये, इसको मैं पी नाम देता हूँ, तो ये कोण क्या है? ये। तो कभी भी इस तरह की बात हो कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर कोई कोण बने और उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी भी बिंदु पर कोई कोण बने, तो उस कंडीशन में ये जो केंद्र वाला कोण होता है ये इसका दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। यानी कि यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण अन्य परिधि के बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। अन्य परिधि के बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कोण ए ओ बी जो है, ए ओ बी, ये वाला कोण क्या होगा? दुगना होगा। किसका? इस ऊपर वाले का, ए पी बी का, कोण ए पी बी का। या अगर मैं इस तरह से लूँ कि ए पी बी ज्ञात करना हो तो इस दो को इधर बट्टे में भेज दो, तो ए ओ बी का आधा क्या हो जाएगा? ए पी बी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सवाल में बहुत ज़्यादा काम में आती है। जैसे ये अगर कोण मैं कह दूं कि 100 डिग्री का है, कितने का? 100 डिग्री का, तो ये कोण कितना होगा? ये इसका आधा हो जाएगा, 50 डिग्री का। इसी तरह से अगर आपको ये कोण दिया हुआ हो 50, तो ये इसका हो जाएगा दुगना 100 डिग्री। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले गुण की तरफ। अगला गुण भी इसी से मिलता जुलता है। देखिए अगले गुण में मैं क्या करता हूँ, एक मैंने बनाया वृत्त, बीच में लिया इसके केंद्र, और एक मैंने खींच दिया व्यास। क्या खींच दिया? व्यास। अब मैंने क्या किया, इस व्यास से ऊपर एक इस तरह से कोण बनाया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब कोई भी व्यास खींचता है तो वृत्त को दो भागों में बांटता है, और ये दोनों भाग कहलाते हैं वृत्तखंड। और ये दोनों जो वृत्तखंड होते हैं ये बराबर होते हैं, तो इसीलिए इसको हम अर्धवृत्त बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त, क्योंकि आधा वृत्त है। और अर्धवृत्त के जब ऊपर इस तरह का कोई भी कोण बनता है तो ये कोण हमेशा क्या होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री होता है।
क्या होता है, हमेशा समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमेशा 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपने व्यास खींचा है और व्यास एक सीधी रेखा होती है और इस केंद्र पर इस सीधी रेखा का जो कोण है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि किसी भी सीधी रेखा पर बना हुआ कोण ऋजु कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है, या उसका मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरी परिधि के इस चाप की बात करूँ, इस अर्धवृत्त वाले चाप की बात करूँ, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तो 180 डिग्री है और इसी चाप द्वारा ऊपर बनाया हुआ कोण है ये है। तो ये कोण इसका आधा होगा, तो ये 180 है, तो ये 90 हो जाएगा। 90 का मतलब समकोण। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वृत्त के, सॉरी यहाँ पर मैं यूँ लिखता हूँ, अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो ये इसका चौथा गुण हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। इसे आप गुण कह दीजिए या इंपॉर्टेंट तथ्य कह दीजिए या बातें कह दीजिए, बस ये आपको ध्यान में रखनी है। सवाल में ये बातें बहुत काम आती हैं और इन प्रत्येक का कारण होता है जिसको हम प्रूफ करते हैं, उसको हम प्रमेय कहते हैं, वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप ये जो क्वेश्चन हैं इसके बिल्कुल आराम से कर पाओगे। बातें आपको ये सारी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले में एक और मैं उदाहरण लेता हूँ। ये मैंने एक वृत्त लिया, ये लिया मैंने केंद्र, और ये मैंने एक कोई भी चाप लिया। क्या लिया, चाप लिया, या इसको मैं जीवा कह दूँ तो वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ नीचे वाले की, ये वाली, तो इसको मैं बोलूँगा चाप। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं बोलूँगा जीवा, और ये बनाएगी दो वृत्तखंड। अब मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले वृत्तखंड पे एक एंगल मैंने यूँ बनाया, यानी इन दोनों बिंदुओं से लेता हुआ और परिधि के किसी भी बिंदु तक मैंने एक बनाया। इसी तरह से वापस इन दोनों से लेता हुआ परिधि के किसी भी बिंदु तक मैंने एक ये बनाया, और इसी प्रकार इन दोनों से लेता हुआ परिधि के किसी भी बिंदु तक मैंने एक ये बनाया। यानी यहाँ पर मैंने 3 कोण बनाए अलग अलग, जो परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर हैं, लेकिन इनके जो ये दोनों बिंदु हैं, जो जीवा के दोनों शीर्ष हैं, वो दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। तीनों कोणों को मैं अगर ए नाम दे दूँ, बी नाम दे दूँ और सी नाम दे दूँ, तो यहाँ पर ये तीनों कोण जो क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए, कोण बी और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वृत्तखंड पर बने कोण, या यूँ कहूँ कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, अलग अलग होंगे तो अलग अलग होंगे, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बराबर क्यों होंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, इसी वृत्तखंड पे मैंने एक केंद्र पे कोण बना दिया। अब सपोज ये जो कोण ए है ये मान लो मैंने मान लिया 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का है, तो इसी से ये केंद्र पर जो बड़ा कोण है वो क्या होगा। ये देखिए, हमने इस गुण के अंदर पढ़ा था कि अगर ऊपर का कोई कोण हो और नीचे केंद्र पर बना कोण हो तो वो इसका दुगना होता है। तो इसी प्रकार से अगर ये कोण मैंने 30 लिया तो ये केंद्र पर बना कोण कितने का हो जाएगा, 60 का। अब ये केंद्र पर बना कोण है और ये सारे परिधि पर बने कोण है, तो ये सारे कोण इस 60 के क्या होंगे, आधे होंगे। तो आधे होंगे तो ये भी 30 का होगा और ये भी 30 का होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर भी कुछ और बना दूँ तो ये भी कितने का होगा, 30 का होगा। यानी इन एक ही वृत्तखंड पर बने हुए सभी कोण क्या होंगे, बराबर। तो मैं अगर इसको नए कोण को डी नाम दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर कोण डी। यानी एक ही वृत्तखंड पर बने सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वृत्त की कुछ बातें हैं, वृत्तखंड पर बने हुए कोण की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सवालों में ये बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगी और इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए आप सवालों को बिल्कुल आराम से कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, वीडियो का लाभ लीजिए। सभी दोस्तों को जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपके साथी, आपके मित्रगण, आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, जो भी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी को वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।